जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे आज की कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है कि आज आदिवासी महानायक शहीद शिरोमणि बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा कहे जाने वाले क्रांतिकारी महानायक की आज जन्म जयंती है। उसी के साथ खबर आ रही है मिताली राज को खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। साथ ही खबर में जानेंगे कि मायावती जी, BSP सुप्रीमो मायावती जी की माता जी का निधन हो चुका है और उनका अंतिम संस्कार भी किया गया है। उसी के साथ खबर में जानेंगे दलाई लामा के बारे में। दलाई लामा चीन से बात करने के लिए राजी हो गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वे भारत में ही रहना चाहते हैं। इसके साथ मध्य प्रदेश भोपाल से खबर आ रही है कि बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासियों को रिझाने के लिए BSP ने बड़ा कार्यक्रम किया है। जी हाँ दोस्तों, BJP ने बड़ा कार्यक्रम किया है, आदिवासियों को बुलाया है। क्या है जानेंगे न्यूज़ में। उसके साथ खबर आ रही है कंगना रनावत ने आज़ादी को लेकर बड़ा विवादित बयान दिया है। उसी के चलते उनके पुतले जलाए गए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से उनके पुतले का दहन किया गया और डंडों से उनके पुतलों को पीटा भी गया। इसी के साथ खबर आ रही है नीरज चोपड़ा समेत कई खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। साथ ही खबर में जानेंगे पाकिस्तान की नोबेल प्राइज विजेता मलाला यूसुफजई की शादी हो चुकी है। उन्होंने ट्विटर पर अपनी शादी की तस्वीरें साझा की है। इसी के साथ खबर में जानेंगे कि T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मार ली है। इस बार का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के नाम हो गया है। उसी के साथ जानेंगे संपूर्ण भारत के मौसम का हाल और सर्राफा बाजार में जानेंगे सोने की कीमत। तो सारी की सारी खबरें लेटेस्ट अपडेट महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल और बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 15 नवंबर 2021 और दिन हो चुका है सोमवार। तो आज 15 नवंबर को देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान आदिवासी नेता व जननायक बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती है। CMM न्यूज़ चैनल उन्हें शत शत प्रणाम करता है। बिरसा मुंडा आदिवासियों के बहुत ही लोकप्रिय है। आदिवासी उन्हें बिरसा भगवान कहकर भी पुकारते हैं। आज़ादी की लड़ाई में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपको बता दें कि भगवान बिरसा ने अंग्रेज़ों के साथ अदम्य साहस एवं पूर्ण साहस के साथ संघर्ष किया है। आदिवासी जनता के साथ अंग्रेज़ों के नायक परिवार के विरोध में उन्होंने वित्त सत्ता के खिलाफ सशस्त्र विरोध किया था। एक निर्विवाद नेता के आदिवासी को संगठित किया, आंदोलन का निष्ठापूर्वक दमन किया। इसलिए उनको कई बार गिरफ्तार कर लिया गया, किंतु वे घबराए नहीं, आंदोलन करते रहे। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ अपने जीवन का बलिदान कर दिया। इस प्रकार अपना जीवन समर्पित करवाकर निर्वाध नेता बन गए और अमरत्व को प्राप्त कर गए और झारखंड के एक साहसी नेता भी बन गए। बिरसा मुंडा का सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन भारत के आंदोलनों में आदर के साथ याद किया जाता है। हमें भी अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए और उनका विरोध करना चाहिए, उनका खंडन करना ही चाहिए। तो आप सभी को CMM न्यूज़ की तरफ से बिरसा मुंडा की जयंती की शुभेच्छा। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ में है फाइनल में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया पहली बार बना T20 वर्ल्ड कप चैंपियन। जी हाँ दोस्तों, पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने T20 विश्व कप में अपनी बाजी मारी है। तस्वीर में आप उनकी खुशी देख सकते हैं। जानते हैं न्यूज़ में क्या है। तो मिशेल मार्श के 50 गेंद में नाबाद 77 रन और डेविड वार्नर के अर्धशतक की मदद से वनडे क्रिकेट में 5 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर पहली बार T20 विश्व कप जीत लिया है। पहले बल्लेबाजी के लिए भेजी गई न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियमसन की 48 गेंद में 85 रन की पारी की मदद से 4 विकेट पर 172 रन बनाए। जवाब में बड़े मैचों के खिलाड़ी वार्नर 38 गेंद में 53 रन बनाए और मार्श ने 7 गेंद बाकी रहते महज 2 विकेट खोकर टीम को जीत दिलाई। तो बढ़ते अगली न्यूज़ अपडेट की और इस न्यूज़ अपडेट में जानेंगे नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई विवाह बंधन में बंधी ट्विटर पर शेयर की तस्वीरें। जहां दोस्तों शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला है। मलाला यूसुफजई को काफ़ी हिम्मतवान महिला है, पूरा विश्व इन्हें जानता है। पाकिस्तान की पहली महिला है जिसे
नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। उनका निकाह हो चुका है। इस मंगलवार को उन्होंने ट्विटर पर सारी तस्वीरें उनके निकाह से रिलेटेड उनके हस्बैंड की शेयर की थी उनके साथ में। जानते हैं खबर में क्या है। नोबेल पुरस्कार विजेता और लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाने वाली मलाला यूसुफजई विवाह बंधन में बंध गई है। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी। यूसुफजई ने ट्वीट किया, आज मेरी जिंदगी का बेहद अनमोल दिन है। मैं और असर जीवन भर के लिए साथी बन गए हैं। हमने अपने परिवारों की मौजूदगी में बकिंगम में निकाह किया है। कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए। हम आगे का रास्ता साथ मिलकर तय करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने असर मलिक और परिवार के साथ निकाह की कुछ तस्वीरें भी ट्विटर पर साझा की है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इस समाचार में जानेंगे, दलाई लामा से बातचीत के लिए तैयार हुआ चीन, लेकिन साथ ही रखी है एक शर्त। चीन ने बुधवार को कहा कि वह तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के साथ उनके भविष्य पर तो चर्चा कर ही सकता है, लेकिन तिब्बत से जुड़े किसी भी मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दलाई लामा ने बुधवार को टोक्यो फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा कि मैं भारत में शांतिपूर्वक रहना पसंद करता हूं। बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक सद्भाव के केंद्र के रूप में भारत की तारीफ उन्होंने की थी। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा था कि कड़े सामाजिक नियंत्रण के प्रति सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का सुझाव नुकसानदेह हो सकता है। जानेंगे अगले समाचार में क्या है। तो अगले समाचार भी दलाई लामा से रिलेटेड है। इस खबर में जानेंगे, दलाई लामा ने चीन पर बड़ा बयान दिया है। कहा, अभी भी मैं भारत में ही रहना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, भारत में धर्मशाला में रह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दलाई लामा काफ़ी सालों से रह रहे हैं। तो इसी के रिलेटेड ये खबर है। तिब्बत के निर्वासित आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने कहा है कि चीन के नेता संस्कृति की विविधताओं को नहीं समझते। उन्होंने कहा कि कड़े सामाजिक नियंत्रण के प्रति सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का झुकाव नुकसानदेह हो सकता है। लामा ने बुधवार को ये भी कहा कि आधिकारिक रूप से नास्तिक कम्युनिस्ट पार्टी शासित चीन और प्रबल बौद्ध धर्मावलंबी ताइवान के बीच जटिल राजनीति में संलिप्त होने के बजाय भारत में ही रहना चाहेंगे, जहां वे 1959 से रह रहे हैं। टोक्यो फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब की मेजबानी वाले ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दलाई लामा, जो कि 85 वर्ष के हैं, उन्होंने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने की उनकी कोई खास योजना नहीं है। आपको बता दें कि दलाई लामा ने 2011 में राजनीति से संन्यास ले लिया था। दलाई लामा ने कहा कि वह स्थानीय व राजनीतिक उलझनों में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन ताइवान और चीन की मुख्य भूमिकाओं पर भाइयों व बहनों के लिए योगदान देने के लिए समर्पित हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में है, मिताली राज ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद कही ये बात। जी दोस्तों, क्रिकेटर मिताली राज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। देखते खबर में क्या है। प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज ने उम्मीद जताई कि उनकी उपलब्धियां देश की युवा लड़कियों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी। भारतीय महिला क्रिकेट की 38 साल की इस दिग्गज खिलाड़ी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न से सम्मानित किया है। वह इस साल पुरस्कार को हासिल करने वाले 12 खिलाड़ियों में से एक है। मिताली ने ट्विटर पर लिखा है, खेल में महिलाएं परिवर्तन की शक्तिशाली मुख्य स्रोत होती है और जब उन्हें वह सराहना मिलती है जिसकी वे हकदार है, तो यह अपने सपनों को पूरा करने की चाह रखने वाली कोई अन्य महिला में बदलाव के लिए प्रेरणा स्रोत बनती है। काफी अच्छा बयान दिया है मिताली राज ने। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इस खबर में जानेंगे, नीरज चोपड़ा और रवि दहिया सहित 12 एथलीट को खेल रत्न, 35 को मिला अर्जुन अवार्ड। देखे पूरी लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, खेल रत्न अवार्ड से हमारे खिलाड़ियों को महामहिम राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। उसी के रिलेटेड ये खबर आ रही है। आपको बता दें कि पुरस्कार पाने वाले अधिकतर खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक और
पैरालंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया था। कोविड-19 महामारी के कारण पिछले साल यह कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किया गया था, लेकिन इस बार इसे हमेशा की तरह राष्ट्रपति भवन में भव्य तरीके से आयोजित किया गया। चोपड़ा समारोह के मुख्य आकर्षण थे। इस विशेष रूप से आयोजित समारोह में जब वह पुरस्कार लेने के लिए गए तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया गया। खेल रत्न पाने वाले खिलाड़ियों में चोपड़ा ने सबसे पहले ये सम्मान हासिल किया। भाला फेंक में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले इस 23 वर्षीय खिलाड़ी के अलावा ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और गोलकीपर पीआर राजेश, ओलंपिक रजत पदक विजेता पहलवान रवि दहिया, ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन, उसी के साथ महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली को भी देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुनील छेत्री खेल रत्न पाने वाले पहले फुटबॉलर बने। इसके अलावा पैरालंपिक की स्वर्ण पदक विजेता अवनी लखेरा को निशानेबाजी के लिए, सुमित अंतिल को एथलेटिक्स के लिए, प्रमोद भगत को बैडमिंटन के लिए, कृष्णा नागर को भी बैडमिंटन के लिए और मनीष नरवाल को निशानेबाजी के लिए खेल रत्न दिया गया। 12 खेल रत्न के अलावा इस साल 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसका मुख्य कारण ओलंपिक में 60 पदक और पैरालंपिक में 19 पदक अब तक सर्वश्रेष्ठ भारत का प्रदर्शन रहा है। आपको बता दें कि महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा के साथ महिला क्रिकेटर मिताली राज और पैरालंपिक में इतिहास रचने वाले पैरा एथलीटों के सहित पिछले कुछ समय में खेल जगत में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शनिवार को यहां भव्य समारोह में सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित कार्यक्रम में पहली बार 12 खिलाड़ियों को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इस समाचार में जानेंगे मायावती की मां रामवती देवी का निधन, रविवार को किया गया अंतिम संस्कार। जहाँ दोस्तों बीजेपी सुप्रीमो मायावती जी की माताजी का निधन हो गया है। तस्वीरों में आप मायावती जी की माताजी रामवती देवी जी को देख सकते हैं। उनके साथ उनकी माताजी की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मायावती जी की माताजी का निधन हो गया है, उसी के रिलेटेड ये समाचार है। तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की माता रामवती देवी का शनिवार को एक अस्पताल में दिल की गति रुकने से निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली में अंतिम सांसें ली। वो 92 साल की थी। यह जानकारी बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्र ने ट्वीट करके दी है। उधर बीएसपी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मायावती अपनी मां के निधन की सूचना मिलने के तुरंत बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। रविवार को दिल्ली में रामवती देवी का अंतिम संस्कार भी किया गया है। बहन कुमारी मायावती जी की माताजी के निधन के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनको फोन करके अपनी सांत्वना जाहिर की है, उनकी ढाढ़स बांधी है। इसी के साथ कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने भी दिल्ली में मायावती से मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने बसपा सुप्रीमो की मां के निधन पर भी शोक जताया। बढ़ते अगले समाचार की ओर। इस खबर में जानेंगे ऑनलाइन नए पुराने वाहन बेचने वाली कंपनी ड्रूम भी लेकर आएगी आईपीओ। सेबी के पास जमा किए हैं दस्तावेज। तो अब जोमैटो के बाद ड्रूम के भी दस्तावेज जमा कर दिए हैं सेबी के पास। उनका भी अब आईपीओ निकल रहा है। शेयर मार्केट में कदम रखने वाले हैं। ऑटोमोबाइल्स के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस का परिचालन करने वाली डूम टेक्नोलॉजी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ से 3000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास शुरुआती दस्तावेज जमा कराए हैं। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डीआरएचपी के मुताबिक आईपीओ के तहत 2000 करोड़ रुपए मूल्य के नए शेयर जारी किए जाएंगे और ऑफर्स फॉर सेल के तहत प्रवर्तक ड्रूम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1000 करोड़ रुपए मूल्य के शेयरों की बिक्री की पेशकश भी की जाएगी। बढ़ते अगले समाचार की ओर। इस न्यूज अपडेट में जानेंगे जनजातीय सम्मेलन के लिए भोपाल आए आदिवासी। जहां दोस्तों आदिवासियों को रिझाने के लिए बीजेपी ने बड़ा कार्यक्रम रखा है। ढोल ढमाकों के साथ हुआ स्वागत। दोने पत्तल में खिलाया गया खाना।
कुछ बसें रास्ते में हुई खराब, फिर भी आदिवासी पहुंचे भोपाल। तस्वीर में आप देख सकते हैं तिलक लगाकर आदिवासी समुदाय के लोगों का स्वागत किया जा रहा है। भोपाल में 15 नवंबर को होने वाले जनजातीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार शाम से आदिवासियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। कई पारंपरिक वेशभूषा में आए, जिसका ढोल धमाकों के साथ स्वागत किया गया। कई जगह उन्हें दोना पत्तल में भोजन कराया गया। कई बसें रास्ते में खराब हो गई, इस कारण रात में ही दूसरी बसें भेजकर आदिवासियों को बुलाया जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ जगह भोजन पानी की व्यवस्थाएं भी गड़बड़ा गई है। भोपाल में उमरिया, नरसिंहपुर, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, झाबुआ, नीमच, सिवनी, कटनी, खरगोन और अलीराजपुर के करीब 27,000 आदिवासी आ रहे हैं। ये रात में यहीं पर रुकेंगे। भोपाल के अलावा सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, होशंगाबाद, देवास और इंदौर में भी आदिवासियों को 14 नवंबर की रात में ठहराया जाएगा। 15 नवंबर की सुबह होते ही उन्हें बसों से भोपाल के जम्बूरी मैदान पर लाया जाएगा। तो आदिवासियों के वोट बैंक बटोरने के लिए आदिवासियों के माइंड में बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, ये सेट करने के लिए खर्चा करके भीड़ बुलाई जा रही है। टीवी पर, सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए ये अक्सर बीजेपी करती आई है। तो क्या होगा इस जनजातीय सम्मेलन में, हम जरूर जानेंगे। सीएमएम पर उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इस समाचार में जानेंगे केरल में भारी बारिश, एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर में रेड अलर्ट। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बारिश का मंजर, काफी भारी बारिश हुई है। केरल के विभिन्न हिस्सों में शनिवार रात से ही हो रही भारी बारिश के मद्देनजर भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने रविवार के लिए मध्य केरल के एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर जिले में रेड अलर्ट घोषित किया है। भारी बारिश के कारण राज्य के विभिन्न बांधों में जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया, जिसके परिणाम स्वरूप दोपहर में इडुक्की जलाशय के चेरथोनी बांध के एक द्वार को खोल दिया गया। अब तस्वीर में देख सकते हैं बारिश काफी हुई है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इस न्यूज अपडेट में जानेंगे एमपी में शादी के लिए गाइडलाइन, 300 मेहमान हो सकेंगे शामिल। कोरोना काल के बाद पहली बार इतनी छूट। नवंबर दिसंबर में है 16 शादी के मुहूर्त। जी हाँ दोस्तों, अब रात 11 से सुबह 6 बजे के बीच लागू नाइट कर्फ्यू का पालन जरूरी है। एसडीएम से भी परमिशन लेना जरूरी होगा। बात करें मध्य प्रदेश की, तो एमपी में देवउठनी एकादशी से विवाह की शहनाइयां गूंजने लगेगी। कई जोड़े देवउठनी एकादशी के अबुझ मुहूर्त में विवाह सूत्र में बंधेंगे, तो कई नवंबर दिसंबर के 16 मुहूर्त में शादी करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने भी शादी में शामिल होने वाले घराती बाराती की संख्या में छूट दी है। शादी में अब 300 मेहमान शामिल हो सकते हैं। कोरोना काल के 1.5 साल में पहली बार इतनी छूट मिली है। वहीं बारात भी निकाली जा सकेगी। हालांकि शादी और बारात को लेकर संबंधित एसडीएम अनुवाद विभागीय अधिकारी से परमिशन लेनी जरूरी होगी। देखते हैं अगली न्यूज अपडेट। तो इस खबर में जानेंगे कांग्रेस का जन जागरण अभियान। कुमारी शैलजा बोली, कमजोरियां छिपाने के लिए संविधान बदलने का काम कर रही है भाजपा। जी हाँ दोस्तों, भाजपा अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए नए नए कानून ला रही है, संविधान बदलने का भी काम कर रही है। तो इस खबर में जानेंगे क्या है। फसल मुआवजा, डीएपी खाद की कमी, बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने अपना जन जागरण अभियान रविवार को पलवल से शुरू किया है। प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में यह अभियान शुरू हुआ है, जहां कुमारी शैलजा ने कहा कि आज तेल 100 रुपए प्रति लीटर पार कर गया है। हर चीज की कीमत बढ़ती जा रही है। दाल हो या सब्जी, जिस तेल में खाना पकाया जा रहा है उसकी कीमत भी बढ़ती जा रही है। हरियाणा में राशन में तेल मिलता था, अब वो भी बंद हो गया है। तो कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है और सरकार पर आरोप भी लगाया है कि अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए संविधान बदलने का भाजपा सरकार काम कर रही है, जो कि कुछ हद तक सही आरोप लगता है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। इस खबर में है भिलाई में सीएम की पदयात्रा। छत्तीसगढ़ से खबर आई है दोस्तों। भिलाई में सीएम भूपेश बघेल की पदयात्रा
15 मिनट थमा रहेगा रायपुर नागपुर नेशनल हाईवे। कई रूट डाइवर्ट किए गए। निकाय चुनाव की टिकट की जुगाड़ में नेता भी हो गए हैं सक्रिय। तो निकाय चुनाव का रंग अब शहर ही नहीं, नेता और राजनेताओं पर भी दिखने लगा है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार शाम 4 बजे दुर्ग जिला पहुंचकर भिलाई के कई रास्तों से होकर पैदल मार्च करेंगे। मुख्यमंत्री के पैदल मार्च को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तय समय पर रूट को आम जनता के लिए बंद कर दिया है। उन रास्तों से होकर जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए रायपुर नागपुर नेशनल हाईवे को भी 15 मिनट के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की यात्रा के लिए आमजनों को काफी दिक्कतें होने वाली है। बढ़ते अगली न्यूज अपडेट की ओर। तो इस समाचार में जानेंगे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की बड़ी मुश्किलें, अब धोखाधड़ी का भी मामला हुआ दर्ज। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही है। पहले से कानूनी मामले में फंसे इस कपल के खिलाफ अब एक और मामला दर्ज हुआ है। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिल्पा और राज के खिलाफ करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी ने रविवार को बताया कि मुंबई के व्यवसायी ने शिल्पा शेट्टी, उनके पति राज कुंद्रा और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ कथित तौर पर 1.51 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। व्यवसायी नितिन बरे की शिकायत के आधार पर बांद्रा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जुलाई 2014 में SFL फिटनेस कंपनी के निदेशक काशिफ खान ने शेट्टी, राज कुंद्रा और अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्हें लाभ कमाने के लिए 1.51 करोड़ रुपए उद्यम में निवेश करने के लिए कहा था। इसी के साथ शिल्पा शेट्टी के रिलेटेड ये न्यूज है। उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आए दिन उन पर कानूनी मामले दर्ज हो रहे हैं। जानेंगे अगली खबर में क्या है। इस खबर में है नक्सलियों का दुस्साहस, मुखबिर बता 4 लोगों की हत्या, डायनामाइट से घर भी उड़ाया। तो बिहार के गया में नक्सलियों ने एक बार फिर से खूनी खेल खेला है। नक्सलियों ने यहां के मुनवार गांव में एक घर से लोगों को निकालकर उसे डायनामाइट से उड़ा दिया। नक्सली इतने पर ही नहीं रुके, वे घर से बाहर निकाले गए लोगों में 4 को दूसरी जगह ले गए और उन्हें फांसी लगा दी। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने बदले की भावना में इस घटना को अंजाम दिया है। देखते अगली खबर क्या है। अगली खबर में इस खबर में जानेंगे जेम पर क्यों भिड़े अमित शाह और अखिलेश, जानिए क्या है इसका मतलब। जी हाँ दोस्तों, काफी ट्रेंड कर रहा है, काफी न्यूज में भी चल रहा है जेम। इन दोनों के बीच में, इन दोनों नेताओं के बीच में बहसबाजी हो रही है। जानेंगे न्यूज में क्या है। उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी दलों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तेज कर दिए हैं। अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जैम को लेकर भिड़ गए हैं। चुनाव को देखते हुए दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने सियासी फायदे के अनुसार JAM यानी जेम की परिभाषा रखी है। आजकल आजमगढ़ में एक रैली में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के जेम का मतलब है जिन्ना, आजम खान और मुख्तार। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख से जब अमित शाह द्वारा सपा के जेम को लेकर बताई गई परिभाषा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा को अपने जेम के बारे में बताना चाहिए। अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी के जेम यानी JAM का मतलब झूठ, अहंकार और महंगाई बताया। काफी सटीक बताया अखिलेश यादव ने। जानेंगे अगली न्यूज अपडेट में क्या है। तो इस न्यूज अपडेट में जानेंगे दिल्ली में पोल्यूशन से लॉकडाउन, केजरीवाल सरकार ने एक हफ्ते के लिए बंद किए स्कूल, सरकारी कर्मचारी भी घर से ही करेंगे काम। जहाँ दोस्तों दिल्ली में दिवाली के बाद और पराली जलाने की घटनाओं से काफी प्रदूषण फैल गया है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में
जी हाँ दोस्तों, देश में नहीं, पूरे एशिया खंड में नहीं, अपितु पूरी दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर में भारत का दिल्ली पहले नंबर पर है। जानते हैं खबर में क्या है, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं दिल्ली की हालत कितनी गंभीर है। इंसान को नहीं देख सकता, इतनी धुंध यानी कि धुआं प्रदूषण वहाँ पर है, कार्बन वहाँ पर है। इस दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ प्रदूषण का धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। तो खबर में जानेंगे दिल्ली में पोल्यूशन के बिगड़ते हालात के कारण संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है। अरविंद केजरीवाल ने एक सप्ताह के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए हैं, जबकि सभी सरकारी कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। नेशनल कैपिटल में आंशिक लॉकडाउन जैसे यह फैसले पॉल्यूशन के मसले पर की गई इमरजेंसी मीटिंग के जरिए किए गए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन फैसलों की घोषणा की और चेतावनी दी कि हम संपूर्ण लॉकडाउन के तौर तरीकों पर भी विचार कर रहे हैं। प्राइवेट गाड़ियों को बंद करने का भी सोच रहे हैं। सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी रोक दी गई है। तो दिल्ली में पोल्यूशन के बिगड़ते हालात के मद्देनजर अब लॉकडाउन लगने वाला है। दिल्ली की तस्वीरें काफी परेशान करने वाली है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे कोविड देश भर में मिले 11,271 नए मरीज, एक्टिव मामले 1.36 लाख के करीब। जहां दोस्तों इस खबर में कोविड-19 के बारे में, आंकड़ों के बारे में जानेंगे, कहां पर कितने मरीज मिले हैं, क्या है कोरोना वायरस का हाल। तो पिछले 24 घंटों में देश भर से कोरोना संक्रमण के 11,271 नए मरीज और 285 मौजूदा मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इन मामलों में से अकेले केरल राज्य से 6,468 नए मरीज मिले, जबकि 23 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में 11,376 कोरोना मरीज इस बीमारी से उबरने में सफल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कोरोना के एक्टिव मामले पिछले 17 महीनों में सबसे कम हैं। तो बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे यूपी लखनऊ में जीका वायरस के मरीजों के लिए बनाए जाएंगे कंटेनमेंट जोन। जी हाँ दोस्तों, जीका वायरस का खतरा काफी बढ़ चुका है उत्तर प्रदेश में। तो ये खबर आ रही है वहीं से, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जीका वायरस संक्रमित के घर के चारों ओर 400 मीटर तक कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। आपको बता दें कि साथ ही मरीज को होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार अधिकारियों को निगरानी समितियों को सक्रिय करने के लिए कहा गया है। निगरानी के लिए 550 सुपर सर्विलांस टीमों का गठन किया गया था। बयान में कहा गया है कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 25 टीमें मौजूद रहेगी, घर घर जाकर संक्रमितों का सर्वेक्षण और निगरानी करेंगी। जीका प्रभावित राज्यों और विदेशों से आने वाले यात्रियों की सूची बनाने के लिए हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टॉप पर भी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इस वायरस से निपटने के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए जिले के 8 अस्पतालों में जीका वायरस वार्ड भी बनाए जा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे सलमान खुर्शीद का पलटवार, बोले कुछ लोग कर रहे हैं हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश। कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद इन दिनों अपनी किताब को लेकर विवादों में हैं। इस वजह से वो लगातार अपने विरोधियों के निशाने पर भी है। आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद शनिवार को संभल में थे। यहाँ उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि वे एक है, मतलब ISIS और हिंदुत्व। मैंने ये कहा कि वे समान हैं। मैंने ये भी कहा कि ISIS और बोको हराम इस्लाम धर्म का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन किसी इस्लामी अनुयायियों ने इनका विरोध नहीं किया है। सलमान ने कहा कि किसी ने ये नहीं कहा कि मैं उनके धर्म की छवि खराब कर रहा हूँ। सलमान खुर्शीद ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वे हिंदू धर्म के दुश्मन हैं और वे डरते हैं कि उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी।
दरअसल सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में कहा है कि ISIS आतंकी संगठन और हिंदुत्व की विचारधारा मानने वाले एक समान है, क्रूर है, अपनी गंदी पॉलिटिक्स चलाते हैं। ये उनका कहने का मतलब था, जो कि काफ़ी हद तक बात सही भी लगती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में है महाराष्ट्र हिंसा की अपडेट्स। अमरावती में लगाया गया कर्फ्यू, इंटरनेट सेवाएं भी हुई है बंद। 2 दिन से महाराष्ट्र के कई शहरों में हिंसा की आग भड़की हुई है। शुक्रवार को रजा अकादमी ने बंद बुलाया तो महाराष्ट्र के 4 शहरों में जमकर बवाल हुआ और शनिवार को जब VHP और BJP के स्थानीय नेताओं ने बंद बुलाया तो अमरावती और मालेगांव में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद अमरावती में 3 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। अफवाह न फैले इसके लिए अमरावती में इंटरनेट सर्विस को भी 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि मालेगांव में भी कल जमकर हिंसा हुई है, जिसके बाद प्रशासन ने जिले में सुरक्षा सख्त कर दी है। BJP और VHP ने महाराष्ट्र में हिंसा के लिए रजा अकादमी और इससे जुड़े इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको CMM पर जरूर बताते रहेंगे। बने रहिए खबरों में। तो चलते अगली खबर की ओर, क्या है जानेंगे। तो इस खबर में है ओडिशा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, अगले सप्ताह और बारिश की संभावना। उत्तर तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल के गंगा के समीप वाले इलाकों के ऊपर बनी चक्रवातीय स्थिति के कारण बने कम दबाव के प्रभावी तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में भारी से अत्यंत भारी वर्षा हुई है। भुवनेश्वर मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि पुरी जिले में 124 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। वहीं गंजम जिले में 117 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि खुर्दा जिले में बानपुर में 107 मिलीमीटर बारिश हुई है। केंद्रपाड़ा और नायागढ़ में 86 मिलीमीटर बारिश हुई है। कुछ तटीय हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश भी हुई है। मौसम विभाग ने खुर्दा, पुरी, गंजम, नायागढ़, गजपति, कटक, जगतसिंहपुर जिलों के लिए रविवार सुबह तक येलो चेतावनी जारी की थी। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण अंडमान सागर और उससे लगते थाईलैंड के तट के ऊपर शनिवार को कम दबाव का क्षेत्र बन गया है और उसके गहरे दबाव में परिवर्तित होने की आशंका है, जिसके कारण ओडिशा, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले सप्ताह तूफानी बारिश हो सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में है कोविड संक्रमण फैलने पर लगाया लॉकडाउन, तो सड़क पर उतर आए लोग, जमकर किया प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, विदेश से ये खबर आ रही है। जानेंगे कौन से देश से ये खबर आ रही है। तो नीदरलैंड में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच लागू किए गए लॉकडाउन के बाद शहरी यूट्रेक्ट में बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन हुए। सरकारी प्रसारक NOS ने बताया कि एम्स्टर्डम में 140 किलोमीटर दूर लीवॉर्डन में चौराहों पर सड़कों की जगह को घेर लिया गया। सैकड़ों की संख्या में युवा इकट्ठा हुए और उन्होंने लॉकडाउन के विरोध में प्रदर्शन भी किया। NOS ने अपनी खबर में बताया कि बाद में दंगा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। मीडिया में आई खबरों में कहा गया कि दक्षिणी शहर ब्रेडा में बार तय समय से ज्यादा वक्त तक खुले रहे। यूट्रेक्ट में छात्र सुजैन वांडे वर्ड ने प्रतिबंधों पर अप्रसन्नता व्यक्त की। उसने कहा कि मेरे लिए लॉकडाउन को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, यह बहुत बुरा है और यह कुछ ऐसा है जो एक छात्र के तौर पर मेरे सामाजिक जीवन और मेरे आराम करने के तरीकों को तबाह करता है। नीदरलैंड से ये खबर आई है। लोगों ने काफी विरोध किया है लॉकडाउन का। बढ़ते अगले समाचार की ओर। इस समाचार में जानेंगे अफगानिस्तान में बिगड़े हालात, अपनी 20 दिन की बच्चियों को शादी के लिए ऑफर कर रहे हैं लोग। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में काफ़ी दयनीय परिस्थिति है। तालिबान के राज के बाद अफगानिस्तान में काफ़ी दयनीय स्थिति हो गई है और स्पेशली महिलाओं की, छोटी बच्चियों की परिस्थिति काफ़ी गंभीर हालत तक पहुंच गई है। क्या है जानेंगे खबर में।
यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिटा फोरे ने अफगानिस्तान में बाल विवाह को बढ़ावा देने की खबरों पर गहरी चिंता जाहिर की है। फोरे ने कहा है कि ऐसी रिपोर्ट्स मिली है कि परिवार दहेज के बदले में भविष्य में शादी करने के लिए अपने 20 दिन तक की बच्चियों की पेशकश कर रहे हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होते ही महिलाओं और लड़कियों का भविष्य गहरे अंधकार में चला गया है। अभी तक तो यहाँ लड़की और महिलाओं के अधिकारों का ही मुद्दा उठाया जा रहा था, मगर अब यहाँ से हैरान करने वाली खबर भी सामने आई है। अफगानिस्तान में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि 20 दिनों तक की नवजात बच्चियों को शादी के लिए ऑफर किया जा रहा है। तो काफी खराब हालात है अफगानिस्तान के। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इस समाचार में जानेंगे, प्रेशर में झुकी इमरान सरकार, पाकिस्तान के रास्ते काबुल तक पहुंचेगा भारत का गेहूं। अफगानिस्तान के मोर्चे पर भारत को एक अहम सफलता मिली है। दरअसल भारत सरकार के प्रेशर के आगे पाकिस्तान की इमरान सरकार को झुकना पड़ा है। पाकिस्तानी मीडिया में आई खबरों के अनुसार इमरान खान की सरकार अब भारतीय गेहूं को सड़क मार्ग के जरिए अफगानिस्तान तक जाने देने के लिए राजी हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इमरान खान ने पाकिस्तान की यात्रा पर आए तालिबानी प्रतिनिधि मंडल के निवेदन पर विचार करने का भरोसा दिया है। साथ ही पाकिस्तानी मीडिया ने बताया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तालिबान द्वारा बनाई गई अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से बातचीत में कहा कि इस्लामी देश पाकिस्तान तालिबान सरकार के अनुरोध पर असाधारण आधार पर मानवीय उद्देश्यों के लिए उनके देश के माध्यम से भारत द्वारा पेश किए गए गेहूं के परिवहन के अनुरोध पर विचार करेगा। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इस अपडेट में जानेंगे, किसान आंदोलन क्या है हाल, यूपी गेट पर बड़ी सरगर्मियां, राकेश टिकैत लगातार कर रहे बैठकें, पुलिस प्रशासन हो गया है सतर्क। कृषि कानून विरोधी प्रदर्शन स्थल यूपी गेट पर 3 दिनों से सरगर्मियां बढ़ गई है। भारतीय किसान यूनियन 29 नवंबर को संसद तक प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च को लेकर मंगलवार को बैठकें कर रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है। अधिकारी, प्रशासनकारी और प्रदर्शनकारी हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में 28 नवंबर 2020 से यूपी गेट पर प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 29 नवंबर को संसद तय ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। इसको लेकर यूपी गेट पर एक बार फिर से सरगर्मी बढ़ गई है। देखते हैं न्यूज अपडेट में क्या है। तो इस समाचार में देखेंगे, एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में वृद्धि, 45 दिनों में तीसरी बार बढ़े दाम। जहां दोस्तों दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में वृद्धि हुई है, उसी के रिलेटेड ये खबर आ रही है। जानेंगे खबर में क्या है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में सीएनजी के दामों में 2.28 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। जबकि बात करें नोएडा की, ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद में 2.26 रुपए प्रति किलो की वृद्धि हुई है, मतलब 2 रुपए 56 पैसों की वृद्धि हुई है। दिल्ली में सीएनजी के लिए पहले 49 रुपए 76 पैसे प्रति किलो देना होता था, अब इसके लिए 52 रुपए 4 पैसे प्रति किलो के हिसाब से पेमेंट करना होगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में पहले सीएनजी के लिए 56 रुपए 2 पैसे प्रति किलो के लिए देना होता था, जबकि अब वहीं 58 रुपए 58 पैसे प्रति किलो में गैस मिलेगी। बढ़ी हुई कीमतें रविवार सुबह 6 बजे से लागू कर दी गई है। पिछले 1.5 महीने में ये तीसरा मौका है जब सीएनजी के दाम में इजाफा हुआ है। तो पेट्रोल के बाद सीएनजी में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, भाव बढ़ गया है और जनता पर काफ़ी मार पड़ी है बीजेपी की सरकार में। बढ़ते अगली न्यूज़ अपडेट की ओर। इस खबर में जानेंगे, मोगा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी फिल्म अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका, पार्टी अब भी तय नहीं।
फिल्म अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद मोगा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। अभी यह तय नहीं है कि मालविका किस पार्टी से चुनाव लड़ेगी। इसके बारे में 10 दिन बाद पता चलेगा। ये जानकारी खुद सोनू सूद ने अपने निवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए दी। आपको बता दें कि कोरोना काल में अपनी जनहित के कार्यों के कारण प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद सोनू सूद ने खासी चर्चाएं बटोरी। पिछले दिनों सोनू सूद के आम आदमी पार्टी में जाने की चर्चा खूब गरमाई थी। वहीं गत दिवस सोनू सूद के आवास पर दिन भर गहमा गहमी रही। शनिवार से सुबह से ही तैनात भारी सुरक्षा बल और कई अफसरों के पहुंचने से तरह तरह की अटकलों का दौर चलता रहा है। पहले जब भी सोनू सूद मोगा आते थे तो इतनी गहमा गहमी नहीं होती थी। एक दिन पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चिन्नी से मुलाकात और शनिवार को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के आने की चर्चा से कांग्रेस नेताओं में भी बेचैनी देखी गई है। तो फाइनली अब सोनू सूद के परिवार से कोई राजनीति में जाएगा। पहले उनकी राजनीति में आने की चर्चा अटकलें पकड़ रही थी। अब उनकी बहन का नाम कंफर्म खुद सोनू सूद ने किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस समाचार में जानेंगे राजस्थान मंत्रिमंडल के बारे में। मंत्रिमंडल पर हाईकमान के इशारे का इंतजार। राहुल गांधी की सहमति से तय होंगे मंत्रियों के नाम और विभाग। पायलट पर भी फैसला जल्द। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों पर अब कांग्रेस हाईकमान के इशारे का भी इंतजार है। दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों से 1-to-1 चर्चा कर चुकी है। अब राहुल गांधी के दिल्ली लौटने के बाद एक दौर और चर्चा होने को आसार है, यानी कि एक दौर की और चर्चा होनी बाकी है। राहुल गांधी से चर्चा के बाद कभी भी दिल्ली से मंत्रिमंडल विस्तार और फिर राजनीतिक नियुक्तों का मैसेज आ सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान के स्तर से ही सब कुछ तय होना है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ सचिन पायलट की भूमिका पर भी जल्द फैसला हो सकता है। तो ये खबर आई है गुजरात से, जानेंगे खबर में क्या है। विकलांगों को मिलेगी रियायतें। कल से पुराने किराए और पुराने नंबर से ही चलेगी ट्रेनें। 15 नवंबर से देश भर की सभी ट्रेनें पुराने नंबरों और पुराने किराए के साथ चलने लगेगी। फिलहाल रेलवे की ओर से ट्रेनें स्पेशल और फेस्टिवल स्पेशल नाम से चलाई जा रही है। इससे यात्रियों को जल्द ही 10 से 30% का फायदा होने लगेगा। आपको बता दें कि इसमें विकलांगों के लिए, छात्रों के लिए रियायतें भी शुरू हो जाएगी। रेलवे विभाग द्वारा शुक्रवार को इस बारे में एक परिपत्र जारी कर जानकारी दी गई थी। इसमें कहा गया कि कोरोना संक्रमण के बाद से रेल विभाग मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन के तौर पर चला रहा था, जिसे अब फिर से सामान्य किया जा रहा है। हॉलीडे स्पेशल मेल और एक्सप्रेस ट्रेन सेवा पहले की तरह ही रहेगी। इन ट्रेनों में लगने वाले विशेष किराए को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके चलते यात्रियों को अब पुराने रेट पर ट्रेन का किराया देना होगा। रेल मंत्रालय की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया कि ये आदेश 15 तारीख से लागू होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अब विकलांगों को रियायत मिलने वाली है रेलवे की तरफ से। जानेंगे अगली खबर। इस खबर में है अहमदाबाद में नो वैक्सीन नो एंट्री। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद से ये खबर आ रही है। वैक्सीन नहीं लगवाई है तो महानगर पालिका कार्यालयों, एक्वेरियम, बस और जू में प्रवेश नहीं मिलेगा। पहले कराना होगा कोरोना का टेस्ट। गुजरात के अहमदाबाद में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब सूरत महानगर पालिका ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। शहर में कोरोना संक्रमण काबू में रहे, इसके लिए महानगर पालिका ने प्रतिदिन कोरोना टेस्ट दुगने कर दिया है। साथ ही सिटी एवं बीआरटीएस बसों एवं बस स्टैंड, एक्वेरियम, जू, महानगर पालिका कार्यालयों सहित अन्य पब्लिक प्लेस पर प्रवेश के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लेने की अनिवार्यता लागू कर दी है। आपको बता दें कि अहमदाबाद में त्योहारों में भीड़भाड़ के चलते संक्रमण बढ़ने की आशंका को ध्यान में रखते हुए महानगर पालिका के मुख्य कार्यालय, जोन ऑफिस और अन्य कार्यालयों
सार्वजनिक स्थलों जैसे गार्डन, जू, एक्वेरियम, लाइब्रेरी, साइंस सेंटर, स्विमिंग पूल, सिटी बस, बीआरटीएस स्टैंड में ऐसे व्यक्तियों जिन्होंने वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लिया था, निर्धारित डेट तक दूसरा डोज नहीं लिया है, उनको तभी प्रवेश मिलेगा जब वे अनिवार्य कोरोना टेस्ट करा लेंगे। देखते अगली खबर। तो अगली खबर में जानेंगे, आप कार्यकर्ताओं ने फूंका कंगना का पुतला, देश की आजादी भीख में मिलने के बयान पर फूटा गुस्सा, जलते पुतलों को डंडों से लोगों ने पीटा। जहां दोस्तों हरियाणा रोहतक से ये खबर आ रही है। दरअसल कंगना ने एक विवादित बयान दिया है, उसी के चलते ये सारी चीजें हो रही है। कंगना रनौत ने ये कहा कि देश को आज़ादी भीख में मिली है, मगर असली आज़ादी 2014 के चुनाव परिणाम के दौरान मिली है। बीजेपी की काफ़ी तारीफ करती है, बीजेपी की तरफ से काफ़ी कुछ बोलती सपोर्ट करती नजर आती है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के आज़ादी वाले बयान के विरोध में रोहतक जिले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंककर विरोध जाहिर किया है। आम आदमी के प्रदेश प्रवक्ता लवलीन टुटेजा की अध्यक्षता में कार्यकर्ता रविवार सुबह 10:30 बजे इकट्ठा हुए। अभिनेत्री कंगना का पुतला गोहना चौक तक ले जाया गया। वहां लाला लाजपत राय की प्रतिमा के समक्ष कंगना का पुतला जलाया गया। आजादी को लेकर विवादित बयान, अपमानजनक बयान के लिए लोगों का गुस्सा यहां तक ही नहीं रुका। लोगों ने जलते हुए पुतले को डंडों से पीटा। तो अब जानेंगे सर्राफा बाजार का हाल, क्या रहा सोने का भाव। जी दोस्तों, भारतीय सर्राफा बाजार में सोने चांदी के भाव में बीते सप्ताह में तेजी आई है। आपको बता दें कि सोना जहां 47,000 से 49,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, तो वहीं चांदी की कीमत 63,000 से 66,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। बीते सप्ताह में राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना 1,301 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी के भाव में 2,734 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पिछले कारोबारी सत्र के अंतिम दिन यानी 5 नवंबर को सोना 47,702 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो बीते कारोबारी दिन यानी 12 नवंबर को 49,003 रुपये पहुंच गया। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना चांदी दोनों ही महंगे हुए हैं। तो अब जानेंगे मौसम का हाल कैसा रहेगा। भारत के अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटों के दौरान स्काईमेट वेदर के अनुसार केरल में मध्यम से भारी बारिश जारी रह सकती है। कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। एसर, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दक्षिण कोंकण और गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, गंगीय पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, झारखंड में और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। दिल्ली और एनसीआर का वायु प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में रह सकता है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज़ 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज़ की न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते अगली न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।